देखो जी, आज की कहानी कुछ ऐसी है कि पिछली वीडियो में आपने हमारी चादर ट्रैक का पूरा वर्णन सुना, सराहा, कमेंट करे, बहुत बढ़िया, बहुत सारे सवाल आपने पूछे, तो उनके जवाब मैं अलग से एक वीडियो में दूंगा। पिछले कुछ सवाल, आज के वीडियो के कुछ सवाल हो जाएंगे तो मैं इकट्ठे ही दे दूंगा सबके जवाब अगली वीडियो में, ठीक है। तो चादर ट्रैक हो गया। अभी भी मेरे पास कुछ दिन और बाकी थे, तो मैं लेह में था। जनवरी का महीना था 2013, जनवरी 2013, यानी कि आज से 7 साल पहले, 7.25 साल पहले। कुछ दिन और हाथ में थे और डिसाइड करा कि लेह घूमते हैं, क्योंकि मैं पहली बार मैं लद्दाख गया था, पहली बार मैं लेह गया था, तो कुछ भी नहीं देखा, जाके सीधा चादर ट्रैक पे पहुंच गया। तो चलो, ये कुछ फ़ोटो हैं, आपको मैं एक एक करके सारे फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो देखो, जब मैं लेह आया था तो उस टाइम यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुआ था, लेकिन रास्ते चारों तरफ के बंद हो चुके थे। रोहतांग बंद हो चुका था, बारलाचा बंद हो चुका था, कुंजम पास बंद हो चुका था। तो अच्छा, हाँ, इस बहाने चलो मैं एक चीज़ और बताऊँ आपसे कि हमारा जो लद्दाख है वो आता है रेन शैडो में। रेन शैडो मतलब कि हिमालय के पार, हिमालय के दूसरी तरफ। तो जैसे ही कोई मानसून की हवा चलती है या फिर वो चलता है सर्दियों में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलता है जिनकी वजह से स्नोफॉल होता है, तो वो सारी हवाएं जो हिमालय पे टकराती हैं, हिमालय की पहाड़ियों से टकराती हैं और वहाँ पे बरस जाती हैं। उनके दूसरी तरफ है लद्दाख, वहाँ तक वो हवा, वो नमी नहीं पहुँच पाती। तो इसलिए लद्दाख हमारा बेचारा डेजर्ट रह गया, रेगिस्तान रह गया। वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम स्नोफॉल होता है। अब देखो, उसकी हाइट की वजह से, हाइट है, एवरेज हाइट लद्दाख की कितनी है? 3500 मीटर। लेह सिटी जो है 3600 मीटर पे है। तो 3500-3600 मीटर की हाइट पे सर्दियों में एक्सट्रीम टेम्परेचर तो रहेगा, लेकिन बारिश नहीं होगी, स्नोफॉल नहीं होगा, या फिर होगा तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो इसी वजह से लद्दाख के अंदर के रास्ते जो है खुले होते हैं, सारे रास्ते नॉर्मली खुले होते हैं। लेह से कारगिल तक आप जा सकते हो, पूरी रोड खुली होती है। खारदुंगला आप जा सकते हो सर्दियों में, ये देख लो आप, रोहतांग बंद हो जाता है, कुंजम बंद, उसके बावजूद भी आप खारदुंगला जा सकते हो। लेह से गाड़ी करो, खारदुंगला पहुंच जाओ। चांगला जा सकते हो, पेंगोंग जा सकते हो, नुब्रा वैली जा सकते हो, पूरे लद्दाख में आप हर तरफ जा सकते हो। तो केवल इसी वजह से, क्योंकि स्नोफॉल बहुत कम होता है, सड़कें बंद नहीं होती हैं अक्सर। लेकिन स्नोफॉल हो जाता है, 2-4 इंच स्नोफॉल होता है, 2-4 इंच में सड़कें बंद नहीं होती, लेकिन वो 2-4 इंच बर्फ़ भी जो है ना, बहुत दिन तक टिकी रहती है, क्योंकि पिघलती नहीं है। तो ये बताना था, हो सकता है आपके लिए ये सब नई जानकारी हो। तो अगर ये नई जानकारी आपको नहीं पता हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ जी, ये हमारे नहीं। खारदुंगला खुला होता है भाई सर्दियों में, आप फ्लाइट से लेह जाओ, 1 दिन 2 दिन लेह में रुको, फिर खारदुंगला चले जाओ। मैंने भी ऐसा ही करा था, मतलब करने की कोशिश करी थी। तो हुआ ये कि खारदुंगला जाना था मुझे, उस परमिट लगता, परमिट बनवाने में डीसी ऑफिस गया, आराम से परमिट भी बन गया। और अब कोई गाड़ी, कोई टैक्सी तो मैं ले जाने वाला हूँ नहीं खारदुंगला, बसें चलती हैं, बसों का टाइम टेबल वहाँ पे लेह के बस अड्डे पे लिखा हुआ था, बसों का टाइम टेबल, अच्छा ये बस जाएगी, ये बस जाएगी। तो 1-2 बसें थी खारदुंगला की तरफ, नुब्रा वैली की तरफ जाने वाली, रास्ता खुला हुआ था। इसके अलावा जिसके यहाँ मैं ठहरा हुआ था, अपने एक दूर की रिश्तेदारी में भाई लगता है, विकास भाई, उनके यहाँ फौजी था, वो फौज की गाड़ियों में मेरी व्यवस्था कर सकता था। तो बहुत सारे तरीके थे खारदुंगला जाने के। खारदुंगला का परमिट मेरे हाथ में आ गया था, लेकिन फिर किसी वजह से मैं नहीं जा पाया। तो मैंने फिर 2-3 दिन लेह सिटी में ही घूमने में बिता दिए। तो लेह सिटी में मैं एक दिन वहाँ चला गया, और वो कौन सी जगह है, शांति स्तूप, 4000 मीटर की हाइट पे, लेह सिटी से 400 मीटर ऊपर एक पहाड़ी पे, पैदल, वैसे तो रोड बनी हुई है, लेकिन मैं पैदल ही चला गया था। लेह के मार्केट में घूमता घूमता और पूछता पाछता चला गया, और वहाँ से अच्छा नज़ारा दिखता है, लेह का जो है अच्छा नज़ारा दिखता है। तो आज की वीडियो में मैं लेह सिटी का इतना ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा, क्योंकि लेह जो है ना बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत सारे लोग वहाँ पे हर तरह से जाते हैं, पैदल जाने वाले भी हैं, बाइक साइकिल से जाने वाले भी हैं, बाइक से जाने वाले भी हैं, बुलेट से, कार से, स्कूटर से, हवाई जहाज़ से, बस भी चलती है। दिल्ली से लेह की बस चलती है भाई गर्मियों में, हिमाचल रोडवेज़ की, केलोंग डिपो की।
बस से भी जाते हैं, ट्रकों से जाते हैं। इसके अलावा जो एडवेंचर वाले तो जाते ही जाते हैं, बहुत सारे ट्रैक्टर से जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं, हर तरह से जाते हैं भाई लेह। तो बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। एक जगह और थी, एक संग्रहालय था आर्मी के एरिया में, एक म्यूजियम था। कौन सा म्यूजियम था वो पता नहीं, वो भी अच्छी जगह, देखने लायक जगह है। लद्दाख की अलग अलग जो जनजातियां हैं उनका पहनावा किस तरह का है, उनका रहन सहन किस तरह का है वो सारी जानकारियाँ। सियाचिन में सिपाही लोग, फौजी लोग कैसे रहते हैं, वो सारी जानकारियाँ उसमें थी। और एयरपोर्ट के पास एक गोम्पा था, स्पिटुक गोम्पा, इंग्लिश में बोलते हैं स्पिटुक गोम्पा और लोकल बोलते हैं पिटुक गोम्पा। और वैसे जो फौज में उसका प्रचलित नाम है, वो नाम है काली माता का मंदिर। तो अब वो एक बौद्ध मंदिर है, वहाँ पे सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, वहाँ पे जो दारू चढ़ाई जाती है वो बौद्धों के होते हैं, कुछ तंत्र वंत्र के तरीके कुछ होते हैं, जैसे हमारे यहाँ काली माता है। तो हिंदू लोगों ने उन्हें काली माता कहना शुरू कर दिया, बौद्ध लोगों के लिए पिटुक गोम्पा है वो। तो वहाँ भी मैं चला गया, वहाँ से भी अच्छा नज़ारा दिखता, एयरपोर्ट का बहुत अच्छा, रनवे का बहुत अच्छा नज़ारा दिखता, फ्लाइट एकदम सामने से उतरती हुई दिखती है, बहुत दूर तक कश्मीर वाली सड़क दिखती है जो से लेह से श्रीनगर जाती है। तो अच्छे अच्छे नज़ारे, सिंधु नदी वहाँ से दिखती है पिटुक गोम्पा से। और मैं वहाँ बिल्कुल अकेला था, 2 दिन पहले स्नोफॉल पड़ा था, बर्फ़ थी, एक्सट्रीम टेम्परेचर था, धूप भी निकली हुई थी, और मैं वहाँ बैठा हुआ था। थोड़ी देर बैठा मैं उस पर सीढ़ियों पर, मेरा पिछवाड़ा सुन्न हो गया, फिर मैं उठ के चल दिया, टहलने लगा। मतलब अकेला मैं घूमता था पूरे लेह में, और बढ़िया दिन कट रहे थे। फिर उसी दौरान 26 जनवरी आने वाली थी, तो 24 या 25 तारीख को उनका रिहर्सल था फौजियों का, लेह के परेड ग्राउंड में, पोलो ग्राउंड, शायद उसे पोलो ग्राउंड बोलते हैं, डीसी ऑफिस के एकदम सामने है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, मेरे पास कुछ फ़ोटो हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत सारे लोग परेड करते हैं, आर्मी आती है परेड करने, 26 जनवरी की परेड। वो तो 2 दिन पहले उसका रिहर्सल चल रहा था, देखा भी मज़ा आ गया। घुड़सवार वाले थे, लामा लोग, एनसीसी, आर्मी, बीएसएफ और ये सीआरपीएफ और जितने भी फ़ौज वगैरह होती हैं, जितने भी बहुत सारे स्कूली बच्चे, बहुत सारे लोग वहाँ पे परेड करने आए। तो इसके अलावा एक दिन मैं चला गया शे मोनेस्ट्री लेह से जो मनाली वाली रोड है उस पर 20-25 किलोमीटर नहीं 15-20 किलोमीटर चल के, तो लोकल टैक्सी वही ओमनी खूब चलती हैं। तो शे मोनेस्ट्री में उस दिन कोई प्रोग्राम था, बड़ा फंक्शन था, कोई बड़े बड़े लामा लोग आए हुए थे, बड़े प्रवचन चल रहे थे, भक्ति वाला वातावरण था, वही बौद्धों का। वैसे मेरी समझ में तो नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन बहुत बड़ा गैदरिंग हो रखी थी वहाँ पे, और मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई भंडारा मिले, भंडारा नहीं मिला। तो उसी के पास शे मोनेस्ट्री के पास ही शे पैलेस है। तो आज के टाइम तो शे पैलेस बिल्कुल खंडर हो चुका है, उसमें शायद कोई रहता नहीं है, या फिर शायद कोई रहता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात थी कि स्नोफॉल होने की वजह से, ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हुई, 2-4 इंच स्नोफॉल हुई होगी, तो वो सारी की सारी स्नो अभी भी पहाड़ियों पे ऐसे बिल्कुल जमी हुई थी, और वो बहुत ही शानदार नज़ारा उसका दिख रहा था। तो इतना ही था। और एक आखिरी चीज़ और मैं बताऊँ आपसे, जब मैं 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी के आसपास लेह से वापस दिल्ली के लिए चला फ़्लाइट से, मुझे पता चल गया था, तो अब मैंने खिड़की वाली सीट ले ली और कैमरा अपना रेडी कर लिया, और नीचे के सारे नज़ारों के मैंने फ़ोटो वगैरह खूब खींचे। तो आपको मैं एक एक आज की वीडियो का जो मेन अट्रैक्शन है वो फ़ोटो ही है। ऊपर से पूरा जो फ़्लाइट का रूट किस तरह से कैसे कैसे, उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मैं गर्मियों में आया, साइकिल से आया, साइकिल वाली सीरीज़ भी मैं आपको इसी तरह सुनाऊंगा, ठीक है। तो फिर दोनों को मैंने मैच करा। अब साइकिल से चलने का फ़ायदा ये हुआ कि सड़क का एक एक मोड़, एक एक बैंड, एक एक पुल, वो सब याद हो गया। ऊपर से देखने पे जो सड़क दिख रही थी, कहीं पे सड़क दिख रही थी, कहीं पे वो बर्फ़ में दबी हुई थी, लेकिन पता चल रहा था कि हाँ भाई यहाँ पे सड़क है। फिर गूगल मैप का सहारा लिया तो बहुत कुछ पता चल गया। तो कहाँ गया, ये रहा। ये फ़ोटो में ये श्रीनगर वाली सड़क है। अभी अभी हमारे हवाई जहाज़ ने वो करी है, टेक ऑफ किया है, उड़ना शुरू किया है लेह हवाई अड्डे से। तो ये श्रीनगर वाली सड़क दिख रही है। आगे इस अगले फ़ोटो में लेह की हवाई पट्टी है। अभी यहाँ से हवाई पट्टी बहुत अच्छी दिख रही है। आगे चलो तो ये हिमालय के पहाड़ दिखने लगे, दूर दूर तक के पहाड़, पता नहीं कहाँ कहाँ तक के पहाड़ दिखने लगे हैं। कभी मुझे लगता कि ये ईस्टर्न साइड में
नहीं, पश्चिम में पड़ेगा ना। हाँ, पश्चिम में कारगिल ज़िले में नुनकुन की पहाड़ियाँ वो बड़ी फेमस है। हो सकता है ये पहाड़ियाँ जो दिखाई दे रही हैं ये नुनकुन की पहाड़ियाँ हों। ये देखो स्नोफॉल हुआ पड़ा है किसी ग्लेशियर के ऊपर, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अजीब अजीब सी संरचनाएं बनी हुई है, देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। और पता नहीं ये कहाँ पे हैं, क्या हैं, लेकिन जो हमारा हवाई जहाज़ था वो लेह मनाली वाली जो रोड है उसके लगभग ऊपर ही ऊपर जा रहा था, तो ये उसके आसपास के ही नज़ारे हैं यहाँ के। अब सामने से देखने पे तो उतना क्लियर नहीं, उतना मतलब उतना एकदम से उसके नज़ारों के एकदम पहाड़ों के नीचे से खड़े होकर देखोगे या फिर दूर से देखो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है ना नज़ारों में। और इस फोटो में देखो नीचे की तरफ ना वो रोड दिख रही है, मनाली वाली रोड है ये। और ये कौन सा हिस्सा हो सकता है, ये मनाली वाली रोड का कौन सा हिस्सा हो सकता है पता नहीं, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बारलाचा के आसपास है, सरचू के आसपास की ये सड़क है। या फिर अरे ये वो है जब नकीला से नीचे उतरते हैं ना, नकीला से ले जाते टाइम जो नीचे उतरते हैं शराबी नाला, अरे नहीं वो दूसरा नाला है कोई, विस्की नाला। हाँ, विस्की नाला का कैंप है। सरचू से चलते हैं, सरचू से आगे आता है नकीला पास पार करके फिर आता है विस्की नाला है। तो ये वो नकीला और विस्की नाला वाली सड़क है ये। अब मुझे क्लियर पता चल गया। देखो बिल्कुल बर्फ़ में दबी पड़ी है, अभी तो आने जाने का कोई इस पर साधन नहीं है। मार्च अप्रैल में यहाँ पे काम चलेगा, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, तो सड़क फिर खुलनी शुरू हो जाएगी। ये दो नदियों का संगम है। और कमाल की बात ये देखो कि दोनों नदियाँ जमी पड़ी हैं। जमी इसलिए क्योंकि अगर इनमें पानी दिखता तो पानी के ऊपर ये स्नो जो सफ़ेद वाली स्नो है वो नहीं दिखती ना, तो नदियाँ बिल्कुल जमी पड़ी हैं और उनके ऊपर वो स्नो आ गई है। ये कौन सा एरिया ये भी मुझे नहीं पता है, उधर का ही एरिया, ये हिमाचल का ही है, बारलाचा के आसपास का। ये कोई ग्लेशियर है, ये शायद बड़ा सिंगरी छोटा सिंगरी हिमाचल में पीर पंजाल की रेंज में है कोई ग्लेशियर ये। आगे बढ़ो तो ये है ब्यास नदी, इसमें भी ब्यास नहीं चंद्रभागा नदी है शायद, या फिर ब्यास नदी है, पता नहीं कौन सा, लेकिन हिमाचल का ही है ये भी। और आगे बढ़ो तो देखो कितने बर्फीले पहाड़। अब तो ऐसे इतनी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, इनमें तो जाना ही पॉसिबल नहीं है। और आगे बढ़ो तो थोड़ा थोड़ा जंगल भी दिखने लगा है ना। ये कहाँ हो सकता है, ये पता नहीं कहाँ का है। और ये बता रहा है कि एयरप्लेन की उस टाइम जो हमारी हवाई जहाज़ की स्पीड थी 829 किलोमीटर प्रति घंटा, एल्टीट्यूड था 11,000 मीटर, समुद्र तल से 11,000 मीटर की ऊंचाई पे हमारा हवाई जहाज़। बाहर का टेम्परेचर था -51 डिग्री, क्योंकि हवाई जहाज़ उड़ रहा है कितनी स्पीड से, 800 साढ़े 800 की स्पीड से उड़ रहा है, इतनी स्पीड से सोच के देखो, तो वो -51 डिग्री अपने आप ही हो जाएगा, वो भी 11,000 मीटर की हाइट पे, 11,000 मीटर, एवरेस्ट से भी ऊपर। ये नज़ारे कहीं शिमला के आसपास के हैं, क्योंकि बर्फ़ कम होने लगी है, जंगल दिखने लगे हैं, तो हो सकता है कहीं वो जो दूर जो पहाड़ियाँ दिख रही है वो नारकंडा की पहाड़ियाँ हों। और ये जो दिख रहा है ये है शिमला सिटी, पूरा शिमला सिटी, यहाँ भी हल्का हल्का स्नोफॉल है लेकिन पूरी तरह से आबादी है। आगे बढ़ो तो हिमालय की पहाड़ियाँ हमने पार कर ली है और हम अपने हरियाणा के मैदानों में आ गए हैं। यहाँ पे कोहरा कोहरा दिख रहा है। आगे हैं ये पानीपत की रिफाइनरी दिख रही है, और इससे आगे है ये यमुना नदी दिख रही है। ऐसा था फ्लाइट का रूट, कुछ ऐसे था, पानीपत की रिफाइनरी दिख गई, उसके बाद फिर गाजियाबाद में एंट्री करी, सोनीपत के सामने से, सोनीपत बागपत के आसपास से कहीं से उसने यमुना नदी पार करी, तो ये फ़ोटो यमुना नदी पार करते हुए का है। फिर गाजियाबाद में एंट्री करी और गाजियाबाद में हिंडन हवाई पट्टी के ऊपर से होता हुआ फिर ऐसे चक्कर काटते हुए फ्लाइट। तो इस फ़ोटो में क्या है पता नहीं। इस फ़ोटो में ये है जी वैशाली मेट्रो स्टेशन है, शायद वैशाली के आसपास का है ना। और ये देख लो भाई लोटस टेम्पल ही है ना, हाँ दिल्ली में। और ये है बसंत विहार के आसपास का एरिया। यहाँ पे ये तो हवाई उसके एयरपोर्ट के एकदम बहुत नज़दीक है बसंत विहार, और इधर बसंत विहार और मुनीर का वाली रोड है ये गुड़गांव हाईवे है, दिल्ली जयपुर हाईवे, और उसके बगल में एयरपोर्ट लाइन की मेट्रो है। और बस ख़त्म हो गए, फिर एयरपोर्ट पे हमने लैंड कर लिया और भाई अपना जय हिंद कर दिया। अपनी यात्रा हो गई हमारी ख़त्म। तो ये यात्रा थी।
तो मैं अगली वीडियो में चादर ट्रैक के बारे में सब कुछ बताऊंगा। आपके जो भी सवाल मन में आ रहे हो, सवाल एकदम उधेड़ के रख देना, मतलब उगल के रख देना सवाल कमेंट कर करके, तो सारे सवालों के जवाब दूंगा अगली वीडियो में। लेकिन एक चीज़ और बताऊं कि चादर ट्रैक पे अकेले नहीं जाना चाहिए। बहुत एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम है, सब कुछ एक्सट्रीम है। चादर ट्रैक पे अकेले नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों ने हमसे पूछा क्या चादर ट्रैक पे अकेले जा सकते हैं? जा सकते हैं, लेकिन जाना नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत बड़ा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस हो तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल मत जाओ। तो चलिए, यही कहना था। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। फिर से बता दूं कि अगली वीडियो में आपके सवालों के हम जवाब देंगे, और उससे आगे फिर हम अपनी लद्दाख की साइकिल यात्रा का वर्णन करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए बाय बाय। आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी ने आराम से बैठ के हमारी वीडियो देखी, उसके लिए धन्यवाद।